प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ समाजी मामलात और मसाइल के हवाले से, नौजवानों के उमूर के हवाले से ख़ास तौर पर प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई और ये प्रोग्राम का हमारे दूसरा सेगमेंट है। अमूमन बात होती है आपकी सेहत के हवाले से, लेकिन माह मुबारक में मसरूफ़ियत की वजह से बहुत सारे हमारे जो मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, जिसमें हुक्मा, तबीब और डॉक्टर्स होते हैं, तो सिलसिला थोड़ा सा महदूद हो गया है। तो इंशाल्लाह माह मुबारक के बाद वो सिलसिला जारी रहेगा। इसमें कोशिश ये होगी इस सेगमेंट में बात की जाए इस वक्त जो जारी मौशी सूरत हाल है ख़ास तौर पर, और सियासी सूरत हाल, इसको ज़ेर बहस लाया जाए। इस वक्त स्टूडियोज़ में बड़ी ख़ास मेहमान शख्सियत मेरे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, और आपका तारुफ़ तो माशाल्लाह मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत तवील है, मुख्तसर वक्त में मुमकिन नहीं हो पाएगा कि आपकी बहुत सारी कोशिशें हैं, बहुत सारी काविशें हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, सियासी, समाजी और मौशी हवालों से। तो बस ज़्यादा क्या कहा जाए कि आप जो हैं वो साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI, जो एक एपिक बॉडी है बिज़नेस के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, ताजरों के हुकूक़ के हवाले से, उसके रूह रवां रहे। और इसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे साबिक यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके एडवाइज़र भी रहे टेक्सटाइल के हवाले से, ख़ास तौर पे मईशत का एक सबसे अहम पहलू है। और पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़, और मौशी तज्ज़ियाकार भी हैं, तबसरा निगार और कॉलमकार भी हैं, डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बेग साहब, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया यासिर, इट्स बीन ऑलवेज प्लेजर टू बी इन योर प्रोग्राम। थैंक यू सर। बहुत सारे मामलात हैं जिसके बारे में लोग चाहते हैं कि गुफ्तगू की जाए। अभी जैसे कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, मौशी मामलात के हवाले से, मसाइल के हवाले से लोग ज़्यादा फ़िक्रमंद भी हैं और ज़्यादा दिलचस्पी भी लेते हैं। और एक सवाल बारहा किया जाता है, ये मौशी मामलात हैं, इसका हल आखिर है किसके पास? ये जो मौशी तंगी आ रही है, ये जो बीच में एक हर्डल आ रही है, कैसे दूर किया जाए? IMF के प्लान से निकलने के लिए क्या कोई दूरस प्लान किसी हुकूमत के पास है? नहीं, एक बात तो मैं बड़े वाजे कर दूं और बड़े कैटेगोरिकली आपसे बात करूंगा, IMF से निकलने की बात ना करें। IMF के प्रोग्राम से अगर आप निकलते हैं या IMF आपको अपने प्रोग्राम से सस्पेंड कर देता है जी। वो बहुत ही नेगेटिव एक मैसेज होता है। दूसरी डोनर चीज़ वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IFC वगैरह, और वहाँ आपकी लाइन ऑफ क्रेडिट जो होती है या वहाँ से जो फंडिंग होती है वो भी रुक जाएगी। तो खुदा के वास्ते पे IMF में अब क्योंकि आप जा चुके हैं, IMF के प्रोग्राम में आप एंटर हो चुके हैं, और ये 7th रिव्यू नए प्रोग्राम का जो है उसके लिए वज़ीर ख़जाना जो है मिर्ज़ा इस्माइल साहब ने मीटिंगें की हैं वाशिंगटन में, और उन्होंने 2-3 चीज़ें बड़े वाजे कह दी हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि ये जो इमरान खान वज़ीर आज़म साहब ने जाते वक्त इंडस्ट्रियल एमनेस्टी दी थी और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी और बिजली की कीमत में 5 रुपये कमी की थी, इसको आप इस मराहत को ख़त्म करें। ठीक है। ये 300 अरब रुपए का एक इम्पैक्ट पड़ रहा था जून 2022 तक, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने कम किए थे बल्कि कहा था कि जून 2022 तक कोई बढ़ा नहीं सकेगा, फ्रीज हो जाएंगे। तो वो बजट में गुंजाइश ही नहीं है, आपने उसके कोई मुतबादल प्रोग्राम नहीं दिया कि हम 300 अरब रुपए के एक्सपेंडिचर्स कम करेंगे, या हम 300 अरब रुपए के रेवेन्यू बढ़ाएंगे, या हम 300 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों की कटौती करेंगे, कम करेंगे। अब उन्होंने शर्त लगाई है कि 100 अरब रुपए आप कटौती करें मंसूबों तो ये की। पॉलिटिकल गिमिक था जो लास्ट करके गई है हुकूमत। बिल्कुल, वो जब शोर हुआ अपना महंगाई और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब लॉन्ग मार्च किया इस्लामाबाद, तो इनके साथियों ने मशवरा दिया कि सर ये महंगाई को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप 10 इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं भाई, आप कैसे कम कर सकते हो? या तो आपकी जेब में हो, जेब फटी हुई है आपकी, फटी हुई। बहुत खूब। तो एक तो ये बात हो गई कि उन्होंने वाज़ेह कर दिया। तो पेट्रोलियम लीवी भी ये जो उन्होंने हटा दिया था दोबारा लगाना पड़ेगा, और GST जो कम किया था 17% से वो भी दोबारा नॉर्मल बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो एक बात होगी। दूसरी, उन्होंने ये कहा है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया है, आपको डिपॉजिट्स जो हैं वो और दोस्त हमसाया ममालिक से लेने हैं, और तकरीबन 10 अरब डॉलर के इजाफी डिपॉजिट्स आपने बढ़ाने हैं, क्योंकि आपके रिजर्व्स डिप्लीट्स हो गए, आपके ज़खायर कम होते जा रहे हैं।
जिस रुपए पे प्रेशर पड़ रहा है। और ऐसा ही। तीसरी चीज अफराते ज़र, जिसको कहते हैं 11% पे पहुंच चुकी है और 11-12 के बीच में है, और ये फोरकास्ट है कि ये बढ़ेगी, क्योंकि अब जब चीज़ें ये रिवर्स होंगी तो ठग से ऊपर जाना है। बिल्कुल ठीक है। डॉलर पहले ही 187 रुपये पे पहुंच गया है। करंट अकाउंट भी आपका खसारा तेजी से बढ़ा, तिजारती खसारा 45 से 50 अरब रुपए का डॉलर का सोच रहे हैं कि हो जाएगा। तो इस सिलसिले में अब 10 अरब डॉलर में एक तो पिछले हैं 3 अरब डॉलर सऊदीया के, 2 अरब डॉलर इमारात के और 2.4 अरब डॉलर चीन के थे जी, जो अभी हमने पे करें, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करी इसको रोल ओवर कर दें, इसको मजीद आप 1 साल के लिए रख लें हमारे पास। ये डिपॉजिट जो होते हैं सॉफ्ट डिपॉजिट, ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं ये सिर्फ रिजर्व्स के हैं, क्योंकि अपनी इंपोर्ट के लिए आपको दिखाना पड़ता है कि हमारे पास इतने पैसे 3-4 माह के इंपोर्ट के पैसे हैं मौजूद। बिल्कुल ठीक है। तो वो भी एक बड़ा टास्क है। अब सऊदी अरब जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, वो वहाँ पे पहली मुलाकात में पैसे मांगने उन्होंने, क्योंकि मजबूर हैं। उसके बाद वो चीन जा रहे हैं जी, वहाँ भी आपने बात करनी है। ठीक है। इमारात का ये होता है कि सऊदीया की जो लाइन वो टो करते हैं, अगर सऊदीया ने कर दिया तो इमारात भी कर देगा। बाद में उन्होंने डेफर्ड ऑयल पेमेंट को बढ़ाने की बात की है, यानी कर्जे पे जो तेल देता है सऊदी अरब में उसका अमाउंट बढ़ाने की, कि आप उसकी लिमिट बढ़ा दें। बिल्कुल ठीक है। ये तो IMF उसकी शराइत और कैसे और क्या करेंगे, ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात आपने कहा कि सर हमारी कहाँ पे गलती हो रही है जी। पहले तो आपने ये कहना कि महंगाई बढ़ रही है, 12% 11% पे पहुंच गई है। वो कह रहे हैं इकोनॉमी को स्लो डाउन करें क्योंकि अफराते ज़र बढ़ रहा है जी। इकोनॉमी को स्लो डाउन जब करेंगे तो GDP उन्होंने ऑलरेडी हमारी जो हम 5-5.5% का फोरकास्ट कर रहे थे, IMF ने कहा नहीं 4% हो जाए, बहुत बड़ी बात, 4% के अंदर है। तो जब GDP भी हदफ को नीचे ले आए हैं, इकोनॉमी को स्लो डाउन कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, तो आपके एक्स्ट्रा हदाइफ टैक्स रेवेन्यू कैसे मिलेगा? टैक्स तो माशी सरगर्मियों पे एक्टिविटी से जनरेट, एक्टिविटी जब स्लो डाउन, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है। नए चेयरमैन FBR आए आसिम साहब, वो उनको एक बहुत बड़ा टास्क है कि इकोनॉमी स्लो करके आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू टारगेट पूरा करें। बिल्कुल ठीक है। अब आए ये हुआ क्यों सब कुछ, ये सवाल है, ये सवाल आपका मेन है, उसका मैं जवाब दूंगा आपको। देखिए हमारे अगर आप इंपोर्ट बिल जो मेन इस वक्त हिट कर रहे हैं हमारे ज़खायर को, ड्रेन हो रहे हैं, और 45 से 50 अरब का तजारती खसारा साल के आखिर तक हो जाएगा। देखिए तो उसमें $9 बिलियन खाने पीने की अशिया का बिल है, बिल्कुल ऐसा ही, जिसमें $4 बिलियन खुर्दनी तेल खाने का, कुकिंग ऑयल का इम्पोर्ट है, और $14 बिलियन पेट्रोल मसनूआत जिसमें मेनली फर्नेस ऑयल और LNG है, ये है। अब ये अब 14 और 9 24 बिलियन तो आपके ये हो गया जो आपको नहीं देना पड़ रहा है, और जो आपके ज़खायर को हिट कर रहा है। हालांकि $30 अरब से ज़्यादा की रिमिटेंसेज हो रही हैं, सरमायाकारी नहीं हो रही, वो $1 अरब के आसपास हुई है। तो आप बहुत कैच-22 सिचुएशन में, उसकी वजह यह अब आपको करना ही होना चाहिए कि नई हुकूमत को एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस करें। हम ये सब चीज़ें जो इंपोर्ट कर रहे हैं, गेहूं है, शुगर है, दालें हैं, मसाला जात, ये हम एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन सर बात ये है कि ये मुमकिन कैसे होगा, सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग से मुमकिन नहीं है। अभी सूरत हाल ये है कि पंजाब के अंदर जो एग्री लैंड थी वो सारी उठा के आपने उनको दे दी है, रियल एस्टेट वालों को, उसके ऊपर प्रोजेक्ट देखिए वो भी हो रहा है। और उसके अलावा शुगर केन को लगाया जा रहा है, कॉटन की फसल, कॉटन आपकी जो 13 मिलियन बेल होती थी वो 8-9 मिलियन पे मुश्किल से आ गई। जो टेक्सटाइल सनत की आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आपके पास पैसे फिर नहीं है। वाटर रिजर्व जो है ना, जो आपके वाटर रिजर्व्स हैं या पर कैपिटा आपकी जो लैंड की रिक्वायरमेंट है वो भी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अब आपको ये तमाम चीजें भी देखनी है कि आपने कौन सी वाटर कंजम्पशन बढ़ रही है, क्योंकि आप वो अपना क्रॉप्स लगा रहे हैं जी, जी, जो ज़्यादा वाटर, मिसाल के तौर पे आप अगर शुगर केन लगा रहे हैं तो शुगर केन पानी बहुत पीता है, ऐसा ही है। तो आपको आपको कॉटन के बजाय शुगर केन लगाने में एक तो यह कि टेक्सटाइल सनत को इतने मिलियन बेल इंपोर्ट करनी पड़ेगी,
अगर आपने 3-4 मिलियन बेल इंपोर्ट की तो $2 बिलियन के, तो वो आपको झटका लग गया। जी तो मैं ही समझता हूँ कि उसको ओवरव्यू रिव्यू करके टेक्सटाइल को बहाल करें दोबारा, नई बीज बनाएं, उसकी अपना फर्टिलाइज़र की सप्लाई यकीनी बनाएं, फार्मर को भी तो इनकरेज करें ना, फार्मर उनको को भी आप इंसेंटिव्स भी दें। देने पड़ेंगे। और जो एरिया जिस फसल के हैं उसको सियासी बुनियादों पे चेंज ना बहुत करें, खूब। ये आपने जोर देकर कहा, ये अच्छा किया कि सियासी बुनियादों पे पे पानी ना होना चेंज चाहिए। करें। बिल्कुल ठीक दूसरी है। चीज़ जो इसके साथ नथी है, जो आपको यकीनन सुन के काफ़ी मालूमात होगी, वो जो 14 बिलियन की पेट्रोलियम मसनूआत है उसको आप ख़त्म तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि गाड़ियाँ चल रही हैं आपकी रोड पे और बिजली घर तमाम चल रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक मुतबादिल एनर्जी के रेवेन्यू है, एवेन्यूज़ हैं। आप हवा से बिजली पैदा कर रहे थे, आप सोलर को सोलर से encourage बिजली करें। पैदा कर रहे थे, कोयले से बिजली पैदा कर रहे थे, न्यूक्लियर से बिजली पैदा कर रहे थे, पानी से हाइड्रो बिजली पैदा। जी आज आप पूरे के पूरे बिजली का फर्नेस ऑयल पे ले आए, पूरा फॉसिल आपकी फ्यूल पे चला गया। मुतबादल बिल्कुल एनर्जी तकरीबन ख़त्म हो गई है। जो 4 रुपए 5 रुपए फी यूनिट होती थी, बिल्कुल ठीक है। आज आप 24 रुपए के ऊपर 25 रुपए के ऊपर फर्नेस ऑयल से बिजली बना रहे रीजन में हैं। कहाँ ये चले एक गए? ब्लंडर हो रहा है। लिहाजा आपको मुतबादिल ज़राए से बिजली करें, कम से कम 14 बिलियन को आधा ही कर दें, बिल्कुल ठीक है, आधा ही हो जाएगा तो ये आधा भी ही हो बहुत जाए। बड़ी सपोर्ट हो तो जाएगी। ये चीज़ें हैं जो आपके इकोनॉमी की, मेरे नज़दीक माशियत के स्टूडेंट के हिस्से मैंने कॉलम भी लिखा जी था, जी आपने भी जी पढ़ा होगा, बिल्कुल। कि हमें अपना रिफॉर्मेटिंग करनी है, रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। ये हुकूमत जो नई आई है उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और उम्मीदें इसलिए है कि इनके पास तजुर्बेकार लोग हैं, बिल्कुल ठीक पहले है। कामयाबी से हुकूमतें चला चुके हैं। लेकिन आपने भी अगर यही तरीके से कॉस्मेटिक और एडॉक मेजर से करा तो मायूसी होगी और इकॉनमी अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस करें और बहाल करें, और ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे जोर दें, ठीक है। फर्नेस ऑयल से जान छुड़ाएं जितनी जल्दी छुड़ा सबसे सकते ज़्यादा हैं। ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन भी वही करता है, जी। सबसे ज़्यादा महंगा बिजली भी वही पैदा करता है, और बिजली घर उस पे जो चलने वाले हैं उनकी एफिशिएंसी भी कम है क्योंकि वो पुराने हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप हर तरह से मार खा रहे हैं फर्नेस ऑयल से। राइट। तो फर्नेस ऑयल से मोहब्बत तो मुल्क बहुत से महंगी पड़ रही है गद्दारी हमें। बहुत खूब। अच्छा, अब ज़रा ये बताइए कि आपने कहा कि इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है और एडहॉक बेसिस के ऊपर मामला नहीं चलाए जा सकते। अब सवाल ये है कि ये जो साल डेढ़ का अरसा रह गया है, इसमें तो सिर्फ फायर फाइटिंग ही हो सकेगी, और जो कि वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इसको एक्सप्लॉइट कर रही हैं, और वो जो आउटगोइंग हुकूमत थी उसने जाते जाते कहा कि देखना ये होगा ये होगा ये होगा, और सब कुछ वैसा ही हो रहा है। इन्फ्लेशन एक मेन वजह थी जिसकी वजह से उनको डीसीट हुए, वो किया नहीं कि वो महंगाई हुए हैं। अब आगे भी सूरत हाल ऐसी नज़र आ रही है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, क्योंकि ना किसी के पास 2/3 मेजॉरिटी होगी, ना डिसीजन मेकिंग हो सकेगी, ना उसका कोई प्लान एग्जीक्यूट कर सकेगा, तो मामला हल कैसे होंगे? इस वक्त तो बहुत ही मुश्किल सवाल है, शायद ही कि कोई इसके ऊपर वो कर सके, लेकिन ये कि हर कोई अपनी राय इसके ऊपर दे रहा है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर आपने सबसे मुश्किल सवाल मुझे मेरे सामने रख दिया। देखिए, इस वक्त खेल है डिलीवरी का। जो हुकूमत डिलीवरी देगी आने वाले इलेक्शन में वोट बैंक उसका होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर ये हुकूमत ये कंबाइंड कोलिशन गवर्नमेंट जिसको आप कहते हैं डिलीवरी नहीं कर सकी, तो फिर ये वोट के मुस्तहिक नहीं है, ये फिर लोग उन्हीं को देंगे। उन्होंने कुछ सिंपैथी भी क्रिएट करी है, और उन्होंने ये कहा जी हम तो सही जा रहे थे और हम आगे बस सही करने वाले थे, लेकिन हमें हटा दिया। हालांकि ये बात नहीं है। 4 साल आपको दिए गए हैं, और 4 साल में सिवाय मायूसी के एडॉक मेजर्स से, गलत फैसलों से, आपने करप्शन 4 साल हर दूसरा जुमला करप्शन पे खत्म होता था। वो भाई करप्शन आपकी इकोनॉमी का, आपकी परफॉर्मेंस का 10-20-30% होगा ना। ठीक है। बाकी जो आपकी डिलीवरी ये थी, कारकर्दगी थी, जिसको गुड गवर्नेंस कहते हैं, वो कहाँ थी? वेरी गुड सर, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लेनी होगी, और इसी नुक्ते से गुफ्तगू का जो है दोबारा आगाज़ करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और एक बड़े अहम मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी कि जितने भी इस वक्त मौशी मामलात हैं इसके अंदर कैसे सुधार लाया जा सकता है। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब तशरीफ़ फरमाए, उनसे बड़ी खुलकर गुफ्तगू अब तक हुई है। सर सवाल एक दफ़ा फिर यही है, आपने कहा कि अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो आगे मुंतखब नहीं होंगे। अब कोई भी हुकूमत है, कोई लॉन्ग टर्म प्लान अगर लेकर आती है तो इट विल टेक सम टाइम, 4 साल 5 साल 6 साल लगेंगे, फिर हमें नताइज नज़र आना शुरू होंगे। लेकिन ये पॉलिटिकल सिस्टम है वो ऐसा है कि 3 साल 4 साल के अंदर ही मामला जो है वो गोल हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सीरीज़ ऑफ फेलियर थी जिसके बाद ये नागुज़ीर हो गया था कि इनको सेटिसाइड किया जाए। कौन आपके ख्याल में मामला को ठीक कर सकता है? क्या इतने विजनरी लोग हैं? मैं ये समझता हूँ मामला अगर बिल्कुल ठीक ना भी करे तो 50-60% खदोखाल उसकी बेहतरी की तरफ अगर बिल्कुल ठीक है जाते हुए नज़र आते हैं तो लोगों को इत्मीनान आएगा। मिसाल के तौर पे आपने तमाम हमारे जो मेजर पार्टनर्स थे उनसे नाराज़गी ले ली थी। आप अमेरिका नाराज़, आपका यूरोपियन यूनियन नाराज़, शुरू में सऊदी अरब को भी नाराज़ कर दिया, चाइना भी नाराज़, चाइना नाराज़, CPEC पे उनके बड़े खदशात हैं। तो इस तरह से आप नहीं काम चल सकते। अभी 4 चीज़ें तलवारें नोकदार लटक रही हैं। पहली IMF की जी, दूसरे FATF की, तीसरे GSP प्लस के रिन्यूअल की जी, और चौथे CPEC की। बिल्कुल ऐसे ही ये IMF, FATF हो गया, बिल्कुल, GSP और CPEC। अब आपने CPEC के लिए चाइना को एतमाद में लेना है। चाइना को ये फीलिंग हुई है PTI में कि जी हम तरजीहात में नहीं थे हुकूमत की, और फिर कुछ मिनिस्टरों ने उल्टे सीधे बयान दिए थे कि इसको रिव्यू किया जाए वगैरह वगैरह। दूसरी चीज़ जो है IMF से आपने पॉलिसीज बना दी। अरे आप प्रोग्राम में हैं, उनसे डिस्कस तो करें बैठ के, उन्हें बताएं कि इतना अगर माली बोझ आ रहा है तो ये माली बोझ हम इस तरह से पूरा करें। आपने बगैर पूछे अनाउंस कर दिए लोगों की खुशनुदी, जिसे कहते हैं मकबूल फैसले, पॉपुलर डिसीजन जिसको हम कहते हैं, वो ले रहे थे। IMF से मुश्किल हो गई, CPEC से मुश्किल हो गई, GSP प्लस को आपने कह दिया हम आपके बाप के नौकर नहीं है कि हम आपका कहना माने। भाई आप अपने व्यू दें उस पर जो उन्होंने बात कही थी। तो GSP प्लस का रिन्यूअल अब देखें मुश्किल में पड़ेगा। आप वो हमारे इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उनको लेकर आएंगे, जो माइनॉरिटी के साथ मजहबी उनके बकौल जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो सब वो सामने लेकर आएंगे। तो GSP प्लस का एक मसला बन गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब कम से कम ये चीज़ें सही होने जा रही हैं। शहबाज साहब की और नवाज शरीफ साहब की सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं और चीन से अच्छे ताल्लुकात, या यूँ कह लें अच्छे ताल्लुकात के लफ्ज़ को मैं इस तरह से बदल देता हूँ कि इन दोनों कंट्रीज़ को ये फीलिंग है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या PPP की हुकूमत या दोनों हुकूमत जो हैं ये उनकी पॉलिसीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं और तजुर्बेकार हैं, लिहाजा मुल्क को भंवर से निकाल देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये दो, फिर अमेरिका के साथ जो हमने हेड ऑन कोलिजन करा और फिर वो लेटर तक आ गए और जी ये, तो ये एक इतने बड़े मुल्क को आप इस तरह के हेड ऑन नहीं ले सकते, नहीं कर सकते। हमारी $7 बिलियन की एक्सपोर्ट अमेरिका है, $14 बिलियन की यूरोपियन यूनियन है। बताएं। अब 14 और 7 जो है $21 बिलियन, 27 बिलियन में से उसको आप स्टेक अगर एक सैंक्शन लगा दी तो आप धड़ से गिर पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। खुददारी हम भी चाहते हैं और खुददारी है हमने। बिल्कुल ठीक है। खुददारी डिप्लोमेसी यही बतलाती है कि खुददारी को आप इस तरह से टेक्निकली बतलाएं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि आपकी खुददारी भी जाहिर हो जाए और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का वायलेशन भी ना हो। बहुत अच्छी बात है। तो डिप्लोमेसी का नाम है, मैं खुद डिप्लोमेट्स हूँ और डीन हूँ, सीनियर मोस्ट हूँ। हमारे घर में माशाल्लाह इश्तियाक भाई भी डिप्लोमेट्स हैं मोरक्को के, मैं यमन का हूँ। डिप्लोमेट्स में कहते हैं जब ना कहना होता तो शुरू करते हैं यस, व्हाई नॉट, बिल्कुल ठीक है, बट वहां फिर ना आएगा।
जी, यस से शुरू करा, यस से शुरू किया ये जाता है डिप्लोमेसी, ये आर्ट होता है। अब देखें अल्लाह ताला ने हमें एक नई टीम दी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पूरी ज़िंदगी उनकी परवरिश उनकी माँ उनके वालिद साहब जरदारी साहब से ठीक है। जो हुई है, ग्रूम है। आप देखें जब वो बातें करते हैं तो बड़ी मेच्योरिटी है। आपको पता नहीं याद है कि याद है सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जी, एक जी, लीडर जी, का जी, बयान एक लीडर की बात। अप्रिशिएट किया था, जिसने कहा था जी हम आए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे और फिर हम चले जाएंगे। और वो बात भी यही है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये करना चाहते हैं अपोजिशन मिलके। तो उन्होंने बड़ा प्रिसाइज बोला, इन्होंने मुस्कुराते बात बोल के आ गए थे। कहने का मेरा मकसद ये है कि फॉरेन पॉलिसीज जो है ये आर्ट है। ये बिल्कुल ठीक है। आपने उसको किस तरह से पेश करना है अपने मौक़िफ़ को, और दूसरे के मौक़िफ़ की किस तरह से हर्ट किए बगैर आपने उसको क्लैरिफाई करना है कि जी हमारा मौक़िफ़ ये नहीं, इस इशू पे ये है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं ज़रा अपने पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। अब हमारे तो फॉल्ट लाइंस बहुत सारी हैं जिसके ऊपर हमें एक साथ काम करना है, ये भी एक बड़ा इशू है। अब इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि जहाँ पे इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट के अंदर हो और जिसकी फोरकास्ट ये हो कि वो 13-14% तक जाएंगे, ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है हर तरह से। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ जगह पे स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। ये तमाम चीज़ें हमारे मुतासर हो रही हैं। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और सबसे ज़्यादा कि लास्टिंग कैसा हो कि एक नंबर हमारे पास ऐसा हो कि अगर हम सिंगल डिजिट में हो तो मैं अगर पाकिस्तान से बाहर बैठ के इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम देखो यहाँ पे कोई चीज़ सस्टेनेबल हो, कोई चीज़ सस्टेन नहीं। मैं समझ गया आपका सवाल, लेकिन वो बड़ा दिलचस्प जवाब मैं आपको दूंगा कि जी ये डबल डिजिट हो गए, मार्कअप बढ़ते चले गए, 9 से 13.5-14 पे हम जा रहे हैं। बैंकों का मार्कअप कैबोर का 15% और 16% हो गया है। वो भाई ये तो करा है, क्यों किया है? वो चाहते हैं नया इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रुक जाए, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाए, ताकि अफरात ज़र बढ़ नहीं सके मजीद। जब भी किसी माशत में, इकोनॉमी में आप पॉलिसी रेट को बढ़ाते हैं तो बैंकिंग रेट बढ़ते हैं जी। और बैंकिंग रेट बढ़ने के माने यही होता है कि आप डिस्करेज कर रहे हैं कि फर्स्ट इंडिकेशन यही आती है। तो ये तो इसलिए किया गया ताकि इकोनॉमी स्लो डाउन हो। इकोनॉमी क्यों स्लो डाउन कर रहे हैं? एक तो वो इम्पोर्ट बढ़ रही है तो उसको वो फिक्रमंद है, 45-50 अरब का फर्क आ गया है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में। हमारी इम्पोर्ट है 30 बिलियन लगा लो और एक्सपोर्ट हमारी 60 बिलियन के करीब है, तो बहुत फर्क है। 30 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपेक्ट करें 40-45 हो जाएगा। तो एक तो वो चाहते हैं कि जी ज़्यादा ना मंगाए, इम्पोर्ट में करें, एक्टिविटीज़ ना करें, भले स्लो डाउन हो जाए, हमारे डॉलर बचे। तो इसलिए ये प्लानिंग की जा रही है। इसलिए ये दूसरा फ़ारत ज़र जब बढ़ता है तो उसको रोकने का तरीका ये होता है कि आप मार्कअप को बढ़ाएं। ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक हिस्सा है। मॉनेटरी पॉलिसी में जब मॉनेटरी पॉलिसी के दो काम होते हैं। एक होता है अफरात-ए-ज़र यानी इन्फ्लेशन को कंटेन करना, रोकना कम करना, और ग्रोथ को बढ़ाना, सपोर्ट करना। ये बहुत बड़ा आर्ट है कि अफरात-ए-ज़र को तो आप रोकें और मार्कअप बढ़ा दें, लेकिन ग्रोथ नहीं रोके। ठीक है, ये है जो एक पॉलिसी है जो हुकूमत लेके चल रही है, और ये उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि आपकी इम्पोर्ट कंट्रोल नहीं होंगी और अफरात-ए-ज़र कम नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा, अब एक और साइड है जिसको हम कहते हैं आपकी डेट मैनेजमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल डेट्स आपके। अब ये जो डेट्स है इसको अदा पाकिस्तान के काम शहरी नहीं करना है। बड़े सादा अल्फाज में बात कर लेता हूँ, उसकी बहुत सारी अशकाल होती हैं, डिटेल में नहीं जाते। ये जो ऑल टाइम हाई के ऊपर इसको लेकर गए, अब लेक आम आदमी से मैं जब जाके मिलता हूँ वो कहता है कि ठीक है आपने जो 25,000 अरब के कर्जे लिए, सब कुछ हुआ, पब्लिक स्पेंडिंग कहाँ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहाँ गई, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए कर रहे थे 8,000 अरब रुपए आप कहते हो। देखिए पहले तो मैं ये चीज़ वाज़ेह कर दूँ, गरीब इंसान को जो उम्मीदें लगा है कि भाई ये जो कर्जे लिए हैं ये तरक्याती मंसूबों के लिए, प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं थे। यही तो उसका सवाल है।
अगर ये कर्जे लिए जाते डैम बनाने के लिए, मोटरवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर जी, तो आप उन्हीं मंसूबों से इनकी अदायगी कर सकते थे। यही सवाल। सही है ना। आप एक डैम बनाते हैं, आपको 3 रुपए की बिजली मिलती है, आप उसकी किस्तें और कर्जे मुस्कुराते हुए अदा कर सकते। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता आपके यहाँ। लेकिन ये कर्जे लिए जा रहे हैं सूद Interest पुराने payment के कर्जों की सूदों की अदायगियाँ और पुराने कर्जों की किस्तों की अदायगियों की अदायगी। लिहाजा 102 अरब रुपए के हो चुके, 102 अरब डॉलर फॉरेन डेट हो चुका है। जी, आपका एक लॉ है जिसको कहते हैं डेट लिमिटेशन एक्ट, जी, कर्जों की ज्यादा से ज्यादा हद का कानून, ये पार्लियामेंट से पास हुआ है। जी। ये कहता है आपकी जीडीपी से 60% से ज्यादा ना होना नहीं चाहिए। होने चाहिए ना। आपका 90% से ज्यादा पहुंच चुका है। ये पहुंच चुका है। तो ये तो कानून पार्लियामेंट में जो पास किया है उसको भी आपने खिलाफवर्जी करके कर्जों की आपने जो लिए उससे भी ज्यादा आप चले गए 90%। तो कर्जों की में हम लोग ये जो आज IMF के पास जा रहे हैं, या मैंने हाथ जोड़ से अल्लाह से कहा कि अल्लाह करे IMF प्रोग्राम हो जाए। आप सुन के हंस रहे होंगे कि ये जंजीरें पैरों में डालने के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं बेग साहब। वो इसलिए कि IMF का प्रोग्राम अगर हमें निकाल देता है, हमें सस्पेंड कर देता है, तो हमारा डॉलर 200 रुपए का हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। हमारी क्रेडिट रेटिंग फिच की, मूडी की, स्टैंडर्ड एंड पुअर की एकदम डाउनग्रेड हो जाएगी। हमारे जो सुसुक बॉन्ड हैं डॉलर के, आपको पता है, आज जब मैं आपके पास आ रहा था तो मैंने इसको खोल के देखा है, $100 का एक बॉन्ड $70 पे आ गया। 30% कटौती हो गई है। ये सब चीजें हैं क्योंकि उन्हें ये डर है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना कर दे, दिवालिया ना हो जाए श्रीलंका की तरह। श्रीलंका ने भी तो हाथ खड़े करे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो डर यही है कि वो पाकिस्तान भी अगर श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट कर देता है तो ये सॉवरेन बॉन्ड है, पाकिस्तान की गारंटी है। गारंटी है, कैसे पे करेगा? गवर्नमेंट पेपर्स कहलाते हैं। जी। अच्छा, अब ये बताइए कि चलिए ये हो गया, अब दूसरी तरफ ये हमें देखना है कि हम रीजन में कहाँ खड़े हैं। हमें अपनी कंपेटिटिवनेस को भी देखना है। रीजन में पोस्ट कोविड बड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स लिए गए थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका भी तस्करा नहीं किया जा सकता। हर जगह ईज दी गई थी जिसकी वजह से दोबारा एक्सपेंशन की तरफ वो लोग आ गए। जो इकोनॉमी स्क्वीज हो गई थी बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर और बहुत सारे ममालिक ऐसे शामिल हैं। हमारे पास कौन सा प्लान था? हमने तो उसके हवाले से बात ही नहीं की। देखिए, एक बात तो मैं मानूंगा क्योंकि मैं उस तरह का शख्स नहीं हूँ कि हर चीज़ को तनकीद, हर चीज़ को तनकीद। PTI की हुकूमत ने कोविड पेंडेमिक की सिचुएशन को बेहतरीन तरीके से हैंडल किया था। मैं उसका क्रेडिट देता हूं। उसमें वैक्सीनेशंस भी हुई हैं, उसमें वो तमाम मेजर्स लिए गए हैं जिससे इकॉनमी कम से कम इफेक्ट हो। यही वजह है कि हमें टेक्सटाइल वगैरह में बेहतरीन एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले हैं जो उन्होंने बांग्लादेश से या चाइना से या इंडिया से। थोड़ी सी ब्लेसिंग भी थी उसमें, ऑर्डर्स जो हमारे पास आए टेक्सटाइल के, क्योंकि रीजन में हम खुदा का शुक्र रहा इतने ज़्यादा डैमेजेस नहीं। वो ये समझ रहे थे कि हम रिलायबल सोर्स ऑफ सप्लायर हैं, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज नॉर्मल चल रही हैं, प्रोडक्शन नॉर्मल चल रही है, लिहाजा हम उनकी डिलीवरी वक्त पे दे देंगे। और हमने दी, उस वक्त दी जब कंटेनर अवेलेबल नहीं थे। कार्गो कंटेनर, मेरे बेटे ने 100 कंटेनर का ऑर्डर एक लिया था और यूरोप के लिए। तो जब ऑर्डर बुक किया था तो कंटेनर के $1200 फ्रेट था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ $8000, 6000 को भी क्रॉस हो कर गया है। 8000, 7800 के करीब। पूछने आए थे क्या करें आप, मैंने कहा कमिटमेंट है, ऑनर करें। सब प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, मैंने कहा जेब से भी डालना पड़े, बिजनेस में तो जुबान का खेल है ये सारा काम इसका है। लेकिन हमने करा, हमसे मुराद पूरे पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स ने महंगे महंगे कार्गो कंटेनर पे भी लेकिन माल भेजा, माल रोका नहीं। उससे हमारी एक बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी भी बनी है, नाम भी बना, ऑर्डर हमारी तरफ शिफ्ट हुए। अब हम चाहते हैं कि इन ऑर्डरों को रिटेन करें। बिल्कुल ठीक है। ये ऑर्डर जो है दोबारा वहां नहीं चले जाएं जहां से कैसे करेंगे लिए ये गए बताएं। जब आपकी पर यूनिट इतनी बढ़ जाएगी
फिर आपके पास और दीगर प्रॉब्लम है, अब हर चीज़ अप्रिशिएट कर रही है, हर जगह प्राइसेस हाइक आ रहा है, उसका इफेक्ट तो हर जगह आएगा देखिए ना, एक बात तो कैसे बड़ी वो अच्छी करेंगे? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी हुकूमत ने की थी कि एक्सपोर्टर्स की बिजली और गैस के नर्ख उन्होंने कंसेशनल ऐलान करके गए थे, एक्स्ट्रॉर्डनरी तो नहीं कहा जा और सकता ना। वो थे 8 सेंट्स या 9 सेंट्स बिजली हम्म और $6.5 पर MMBTU गैस या LNG। ये वो रेट थे जो रीजन में दूसरे कंपटीटर्स को हासिल हैं, हाँ सर, दस्तयाब बिल्कुल हैं। ठीक है। लिहाजा हमने ये कहा था कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, दे दें। तो उन्होंने एक्सपोर्टर को दिया था। आपके एक्सपोर्ट में जो इजाफा इन्हीं दो चीज़ों से, ये रेट और कोविड में आपकी सिचुएशन बेहतर तौर पे हैंडल करना है, जिससे बाहर तासुर यह गया है कि पाकिस्तान में फैक्ट्रीज जो हैं वो नॉर्मल प्रोडक्शन कर रही हैं और वो हमारी डिलीवरीज दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये एक एफर्ट थी। अच्छा, इसका हम और इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते थे। अब ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है कि हम इसमें गलत हो, हमारा पोटेंशियल क्योंकि इससे ज़्यादा है, हमें यहीं पर मार्केट को कैप्चर करना होता है। ये साइंस कहती है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आए उसको आप किस तरह ग्रास्प करते हैं, ये आपकी प्लानिंग डिसाइड करती है। देखें, ऑर्डर को रिटेन करना 3 चीज़ें हैं जी। टाइमली डिलीवरी दें आप, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी वही जो आपने उससे एग्री किया है, और कम्पिटिटिव प्राइस, बिल्कुल ठीक है, जो मुकाबलती कीमत है जो है। दूसरे कॉम्पिटिटर दे रहे हैं वो मैच करें आप, ठीक है, या उससे बेहतर कर दें। ये क्वालिटी में आपको डंडा ना मारें, सही ना, और टाइम पे डिलीवरी दें। ये रोना ना बोलें कि मुझे कंटेनर नहीं मिल रहा है या मेरे पास 1200 फ्रेट के पैसे थे, ये तो 8000 हो गया, मैं क्या करूं। बिल्कुल ठीक है। ये 3 चीज़ें आप करेंगे तो ये बायर का एतमाद आपका बढ़ा देता है। बिल्कुल ठीक है। और बायर हर हालत में आपके पास आता है। बिल्कुल ठीक है, आपको फुलफिल करनी होती है उसकी रिक्वायरमेंट को। अच्छा जी, अब लास्टली नया पॉलिटिकल सेटअप है, मुख्तलिफ डायमेंशन से लोग बात कर रहे हैं कि आपका ओवरसीज़ के इश्यूज़ को किस तरह देखेंगे, हैंडल करेंगे। अभी फॉरेन अफेयर्स के लिए तो चलें, शुक्र है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने चार्ज लिया है। इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी एनर्जेटिक और बड़े वाइज। इस कम उम्र के अंदर वो उनकी बातों से पता चलता है कि थॉट्स हैं। लेकिन इकोनॉमिक चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद है। आपने बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की है। इस पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है इसके लिए सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज कौन सा नज़र आ रहा है जिसको देन एंड देयर हल करना चाहिए? पहली चीज़ तो फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा दुरुस्त करें। ठीक है। इन लोगों को जो नाराज या झटके से बैठे हुए हैं जी, उनको कहें कि नहीं, आपके हमारे हिस्ट्री डिकेड्स के रिलेशनशिप्स हैं और हम आपके साथ चलेंगे, साथ लेके चलेंगे, लेकिन मुल्क की सॉवरेंटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एक हम डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, 22 करोड़ के अवाम में, न्यूक्लियर पावर है। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर जाए, लेकिन साथ साथ आपने उनको कन्फ्रंट भी नहीं करना, ये एक बात। दूसरी चीज़, IMF वगैरह से, FATF से, इसने 27 में से 26 हमने क्लॉजेस पूरे कर दिए हैं, वो हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहा है क्योंकि पॉलिटिकल मैनूवरिंग नहीं हो रही है। ऐसे ही अंकल सैम की तरफ से सिग्नल नहीं आ रहे हैं। यस, यही GSP में यूरोपियन यूनियन ये चीज़ें सही करें। और तीसरी चीज़ ये है कि गरीब आदमी को वाकई में महंगाई ने काट मारा, और ये जो इमरान साहब को जो उतारा है, जब भी महंगाई के नाम पे चाहे PDM या कोई गैदरिंग की है, लोग उमट कर आए कि वो महंगाई से तंग थे। बिल्कुल ठीक है। आप महंगाई के लिए एक ही मेरी एडवाइस है कि अगर आपके वसाइल इतने नहीं हैं तो आप टारगेटेड सब्सिडी पे चले जाएं। मिसाल के तौर पे पेट्रोल मर्सिडीज लेने आएगा तो नॉर्मल प्राइस, ठीक है। रिक्शा वाला, टैक्सी वाला या मोटरसाइकिल वाला आएगा तो ये 10 रुपये कम कर दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये कहलाती है टारगेटेड सब्सिडी। आप उनको सब्सिडी दे रहे हैं जो मुस्तहिक हैं। बिजली में भी ऐसा करें, जो बड़े वाले हैं, जो स्विमिंग पूल को गर्म करते हैं बिजली से। बिल्कुल ठीक है, और जो वो लोग हैं जो पंखा चलाते हैं, एक बिल्कुल दुकान के अंदर टारगेटेड सब्सिडी पे आपको जाना होगा। दुनिया का मॉडल भी यही है, अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी
ख़त्म कर दें। खत्म भाई करनी चाहिए। हम उसमें आ रहे हैं, नुकसान हाँ, है हमारा, नुकसान है। लेकिन मुल्क का फ़ायदा है, कौम का फ़ायदा है, ये गरीबों का मासिस का फ़ायदा है। और आपके इस प्रोग्राम में बैठ के ये मेरी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि मैं वो बात कहूँ जिसको लोग मानते हैं, बिल्कुल ठीक है, जो हकीकत पे मबनी हो, जो सही बात हो, जो मुल्क के कौमी मफाद में। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम में यहाँ पे शामिल गुफ्तगू रहे। बहुत सारे मामलात पर बड़े खुलकर बात हुई हो, यकीनन ये वो मामलात हैं ये मईशत के हवाले से जिनको जानना ज़रूरी है। नई हुकूमत के लिए यकीनन चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन इसके लिए एक वक्त दरकार होता है। याद रखिए, अभी जैसे गुफ्तगू के दौरान एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, वो ये कि इस वक्त हमारे लिए IMF का प्लान जो है वो नागुज़ीर हो चुका है। जो माजी में गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारने में यकीनन वक्त लगेगा, और ऐसा नहीं है कि कोई एक हुकूमत से ये तमाम गलतियाँ इनको जोड़ दिया जाए। पिछली हुकूमतों में भी कुछ मामलात ऐसे थे जिनके अंदर तवाज़ुन लाने की ज़रूरत थी, लेकिन चलें, अगर ये गलतियाँ हुई हैं तो अब इसको सुधारने का आगे मौका ज़रूर मिलेगा। और नई हुकूमत के लिए यकीनन चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन अब इस वक्त पहले से ज़्यादा मुश्किल इस वजह से है कि जो भी हालिया दिनों में जो कुछ हुआ है, इसके नुकसानात या इसके असरात अब रूनुमा होना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल जी, अब प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया, आपसे इजाज़त हमें लेनी होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर आपके सामने दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने